साथियों नमस्कार। हम अनुच्छेद 1 से 11 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज इन मूल अधिकार का अध्ययन करेंगे पूरी ट्रिक्स के सहायता से। कुछ मेरी निजी ट्रिक्स हैं, कुछ ग्रहण की भी ट्रिक्स हैं और संपूर्ण अध्ययन होगा 100% 100% अध्ययन होगा। मेरा वादा है आपसे मूल अधिकार का अध्ययन करेंगे। मूल अधिकार यानी राइट्स ऑफ फंडामेंटल का अध्ययन करेंगे। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 और 13 देख लेते हैं, फिर ट्रिक्स चलेंगे। अनुच्छेद 12 ये कहता है कि एक तो राज्य की डेफिनेशन देता है, राज्य की परिभाषा देता है, उसी के साथ में मूल अधिकार की परिभाषा देता है। दोनों की क्या देता है? डेफिनेशन, दोनों की परिभाषा देता है, दोनों के बारे में बताता है। अब राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट से नहीं है, राज्य का मतलब यहाँ पर नेशन से है। राज्य का मतलब देश से है कि देश किसको कहेंगे, देश किसको कह सकते हैं। राज्य का तात्पर्य यहाँ पर देश से है। देश उसको कह सकते हैं जिसकी अपनी एक क्या हो, वैसा अपनी भूमि हो, अपनी क्या हो, खुद की स्वयं की भूमि हो। पहला बिंदु यह है। दूसरा बिंदु यह है कि उसकी जनसंख्या हो, उसकी क्या हो, जनसंख्या हो, अपनी जनसंख्या हो, स्वयं की जनसंख्या हो। 4 तत्व आवश्यक है, उसको अपन हम देश कह सकते हैं, जनसंख्या। और उसी के साथ में संप्रभुता और चौथा बिंदु है संप्रभुता और एक सरकार। चौथा बिंदु सरकार। ये 4 तत्व है को पूरा करने वाले को अपन नेशन कह सकते हैं, देश कह सकते हैं। जैसे कोई भी देश है, उसकी अपनी भूमि हो, उसकी अपनी जनसंख्या हो, उसकी संप्रभुता हो। संप्रभुता यानी सॉवरेंटी, यानी वह अपने आंतरिक और बाह्य मामले में क्या हो, स्वतंत्र हो, किसी का गुलाम न हो, अपने फैसले स्वयं लेता हो। और सरकार चौथा तत्व है, यानी अपनी भूमि है, बिल्कुल अपना क्षेत्रफल है। भारतीय देश का 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या अपनी है, अपने देश की है, मांगी हुई जनसंख्या नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ के आसपास भारतीय जनसंख्या है। वर्तमान में तो और भी ज्यादा है। संप्रभुता, किसी का गुलाम नहीं है भारत वर्तमान में। 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका है। और सरकार, उसको अपन क्या कह सकते हैं? देश कह सकते हैं। देश कह सकते हैं, क्या देश कहते हैं उसको? नेशन, यानी उसको हम राष्ट्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राष्ट्र कह सकते हैं। तो ये 4 बिंदु आवश्यक हैं। जो 4 बिंदुओं को पूरा करता है उसको देश कहते हैं। वैसे चाहे अपन अपने शहर को, अपने गांव को भी देश कह सकते हैं, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता है। अब मूल अधिकार की डेफिनेशन के बारे में ये बताता है कि मूल अधिकार किसको कहते हैं। मूल अधिकार किसको कहते हैं? मूल अधिकार की परिभाषा ये है कि मूल अधिकार वे आवश्यकताएं हैं, वे आवश्यकताएं हैं। मूल अधिकार वे आवश्यकताएं हैं जिनके बिना एक नागरिक का मतलब यह है कि जिसकी उम्र कितनी होगी, 18 साल हो गई है, जो वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने लग गया है, वह एक नागरिक कहां पर रहकर? समाज में रहकर। अब समाज में रहकर अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। समाज में रहकर अपना सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण का मतलब तात्पर्य क्या है? सर्वांगीण का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सर्वांगीण का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक तो सामाजिक विकास और आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, यानी 4 प्रकार का विकास हो गया। शारीरिक यानी सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, अतः उन आवश्यकताओं की नागरिकों द्वारा मांग की जाती है और राज्य का मतलब तात्पर्य यहाँ पर क्या है? देश से है। देश द्वारा प्रदान की जाती है। उनको मूल अधिकार कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। उनको मूल अधिकार कहते हैं। डस्टर, मूल अधिकार कहते हैं। यानी वे आवश्यकताएं जिनके बिना एक नागरिक समाज में रहकर अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, अतः उन आवश्यकताओं की नागरिकों द्वारा मांग की जाती है। समाज द्वारा उनकी बात का समर्थन भी किया जाता है ना? और समाज द्वारा उनकी बात का समर्थन किया जाता है एवं राज्य द्वारा या देश द्वारा प्रदान की जाती है। उसको मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार की डेफिनेशन ये होगी। तो राज्य यानी राष्ट्र और मूल अधिकार दोनों की परिभाषा हो चुकी है। अब स्पीड से अपन चलते हैं कि अनुच्छेद 12 हो गया और अनुच्छेद 13 के बाद में ट्रिक चलेंगे, टोटल ट्रिक चलेंगे। इधर उधर भटक सकते हो, लेकिन ये संपूर्ण वीडियो है मूल अधिकार के संबंध में। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो मूल अधिकार से प्रश्न न आया हो। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है भाग 3, क्योंकि भारतीय संविधान का की आत्मा कहते हैं भाग 3 को। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, मूलभूत बिंदु है। तो
अनुच्छेद 13 सीधे तौर पे अपन ये कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बात करता है। न्यायिक पुनरावलोकन। अब व्हाट इज दिस न्यायिक पुनरावलोकन? ये क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन? कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका 3 अंग हो गए। शासन के 3 अंग हो गए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। ये दोनों क्या करते हैं? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों क्या करती है? भाई सब कानून बनाती है दोनों। जांच कौन करती है? न्यायपालिका जांच करती है कि जो विधेयक कानून बनने जा रहा है वो विधेयक संविधान के अनुसार बनाया जा रहा है और उस विधेयक का कानून बनने पर मूल अधिकारों का हनन नहीं होगा, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन नहीं होगा। ये जांच कौन करती है? न्यायपालिका। अगर हनन हो रहा है तो उसे कानून बनने से रोक सकती है कौन? न्यायपालिका। उसको कहते हैं रिट लग गई, वैसा रोक लग गई, रोक लग गई, तो इसको कहते हैं अपन न्यायिक पुनरावलोकन। यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका ऐसा ही कानून बनाए जिस विधेयक को कानून बनने के बाद में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन न हो। अनुच्छेद 13 कहता है, अनुच्छेद 13 ये कहता है। अब 14 से 18 अब चलेंगी ट्रिक्स, पूरी ट्रिक्स। और मेरा वादा आपसे FIR करा था ना, ट्रिक को याद कर लेना पूरी, याद ना हो तो मुझे बताना। पूरे मूल अधिकार 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ जब 7 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल कर्तव्य हैं। जो संपत्ति का अधिकार था, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो एक ट्रिक लिखता हूं मैं, समस्या शोध करना है शिक्षा सर्वे पर समस्या शोध करना है शिक्षा सर्वे पर। 6 मूल अधिकार हैं। पहला तो हो गया समानता का अधिकार, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 5वां हो गया शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और 6ठा हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, उसी के साथ में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब पहला लेते हैं कि सम से समानता का अधिकार ये चलेगा अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब इसकी भी अपन ट्रिक लगाएंगे 14 से 18 तक। इसकी ट्रिक लगाएंगे 14 से 18 तक। विभेलो अस्पृश्यता की उपाधि लो, विभेलो अस्पृश्यता की उपाधि लो। देखो ये हो गया वी से विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण अनुच्छेद 14, भेदभाव अनुच्छेद 15, लोक नियोजन अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 और उपाधि अनुच्छेद 18। अब अनुच्छेद 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। देखो ये तो लिया गया है कहां से? ये लिया गया है कहां से? ये तो लिया गया ब्रिटेन से, क्योंकि भारतीय संविधान वेताओं ने डॉक्टर BR अम्बेडकर और प्रारूप कमेटी के सदस्यों ने विशेष तौर से कहेंगे तो वैसे संविधान सभा में 389 सदस्य थे
और संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान बनाने से पहले विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 150 अनुच्छेद लिए गए और बचे कुछ सारे अनुच्छेद कहाँ से लिए गए, दूसरे देशों के संविधानों से लिए गए हैं। जिस देश के संविधान में जो चीज अच्छी लगी, जो उपबंध अच्छा लगा, उसको उठाकर हमारे देश के संविधान में ग्रहण कर लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता, तो ये तो लिया गया ब्रिटेन से। और विधि के समान विधि का समान संरक्षण, ये लिया गया है अमेरिका से। ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से। यानी एक अनुच्छेद दो जगह से लिया गया है। अनुच्छेद 14 विधि यानी कानून के समक्ष समानता, यानी जो कानून है उसके समक्ष, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, किसी राज्य का राज्यपाल हो, चाहे बिल्कुल एक साधारण आम नागरिक हो, उसके समक्ष कोई बड़ा और छोटा नहीं है। इसके समक्ष एक शिशु के समान है, यानी सभी बराबर हैं। कानून के समक्ष यानी विधि के समक्ष भारत का कोई भी नागरिक बड़ा और छोटा नहीं है। उसी के साथ में विधि का समान संरक्षण भी है। भारतीय नागरिकों को कानून का समान संरक्षण है सभी को। तो अनुच्छेद 14 तो ये हो गया। अनुच्छेद 15 भेद से भेदभाव। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 भेद से क्या हो गया? भेदभाव। और भेदभाव कैसा वैसा भेदभाव तो कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या कहता है कि जाति कभी नहीं, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, यानी सामाजिक समानता पर बल देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता पर बल देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15। यानी जाति कोई नहीं, जाति यानी कानून की दृष्टि से, यानी संविधान की दृष्टि से जाति पाति कोई मायने नहीं रखती। धर्म हम हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। तो धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी यहूदी जैन चारवाक बौद्ध क्रिश्चियन, ये क्या है? धर्म की दृष्टि से हमारा राष्ट्र है वो तटस्थ है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष इट मीन्स धर्म निरपेक्ष, यानी भारतीय राष्ट्र का अपना कोई धर्म ही नहीं है, तो भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम जब तो महान है भारतीय देश, क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी हैं, जो बिल्कुल संख्या में बहुत कम हैं, वो भी बिल्कुल सीना उठा के जीते हैं। इसी कारण भारत महान है। हमें उस परमपिता परमात्मा को, इस प्रकृति को हमें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि इस भारत जैसे महान देश में हमारा जन्म हुआ है। लिंग का मतलब स्त्री और पुरुष, यानी इन दोनों को लेकर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। दोनों नागरिक हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था भी है। दोनों में कोई क्या नहीं होना चाहिए? भेद नहीं होना चाहिए। वैसे स्त्रियां वैदिक काल से आगे हैं, पीछे नहीं है, और अभी भी स्त्रियां अपनी प्रतिभा का लोहा भारत में दिखा रही हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इतिहास से लेकर वैदिक काल से लेकर वर्तमान में महिलाएं यत्र नारीस्तु कुंजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता रमण करते हैं, तो पुरुषों से पीछे हो ही नहीं सकती। दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जन्म स्थान के आधार पर, यानी भारतीय राष्ट्र के किसी भी जगह, चाहे वो मरुस्थल में जन्म हुआ हो, या चाहे उत्तर के विशाल मैदान में जन्म हुआ हो, या फिर हिमालय पर्वत पर जन्म हुआ हो, या फिर प्रायद्वीपीय भारत में जन्म हुआ हो। मेरा कहने का मतलब यह है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, या फिर अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में जन्म हुआ हो, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सामाजिक समानता पर बल देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता पर बल देता है। विभेलो अस्पृश्यता की उपाधि लो, यह विभेलो नामक व्यक्ति है, आपको अस्पृश्यता की उपाधि दी जाती है। यह अनुच्छेद 14 से 18 तक इसकी ट्रिक्स हो जाएगी। अनुच्छेद 15 हो गया। अनुच्छेद 16 चलते हैं। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 चलते हैं। अनुच्छेद 16 का मतलब लो। अनुच्छेद 16 का मतलब लो से
लोक नियोजन, लो से लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन। अब लोक नियोजन ये हो गया कि जो सरकारी सेवाएं हैं, लोक नियोजन के विषय में समानता, यानी इसका तात्पर्य यह है कि सरकारी सेवाओं का समान वितरण। लोक नियोजन के विषय में समानता इसका मतलब है सरकारी सेवाओं का समान वितरण, सेवाओं का समान वितरण किया जाएगा। जो भी राजकीय सेवाएं निकलेंगी उनका क्या किया जाएगा, समान वितरण किया जाएगा भारतीय जनता में, भारतीय नागरिकों में। लेकिन इसका अपवाद, अब क्या कह सकते हो अपवाद, 16A के तहत क्या कह सकते हो आप, आरक्षण को अपवाद कह सकते हो, बल्कि आरक्षण इस समय तो लगभग से सभी वर्ग को दिया जा चुका है, ईडब्ल्यूएस भी हो चुका है, ओबीसी का भी है, एससी का भी है, एसटी का भी है। तो अनुच्छेद 16 ये कहता है कि लोक नियोजन के विषय में समानता, अर्थात सरकारी सेवाओं का, राजकीय सेवाओं का भारतीय नागरिकों में समान वितरण किया जाएगा। हाँ, अनुच्छेद 17 से अस्पृश्यता स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि छुआछूत अर्थात अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत किया गया है और इसको एक कानून बनाया गया है। क्या बनाया गया, कानून बनाया गया है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, इसको कानूनी अपराध बनाया गया है। अपन किसी से छुआछूत नहीं कर सकते। अनुच्छेद कौन सा कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 17। उसी के साथ में उपाधि 18, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। बहुत कुछ है वीडियो में, साथियों पढ़े रहना लगातार। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, अनुच्छेद 18 ये कहता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किया गया है। पहले महाराजाधिराज, राज बहादुर, राय बहादुर, इस प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। उपाधि इट मीन्स डिग्री, और डिग्री स्थायी होती है। शिक्षा और सेना के अलावा उपाधियों का अंत किया गया है। अगर कोई डिग्री मिलती है, अपन एमए पास हो गए, अपन पीएचडी कर लिए, अपन जो भी डिग्री कर लिए, अपन 10वीं पास कर लिए, 12वीं पास कर लिए, जो अंकतालिका जो डिग्री मिलती है उसको उपाधि कहते हैं। उपाधि शिक्षा और सेना के अलावा भारतीय सरकार, भारतीय संविधान सभी प्रकार की उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों का अंत किया गया है। पहले राजा महाराजाओं को दी जाती थी, महाराजाधिराज, राजेश्वर, फलाना, राय बहादुर, राज बहादुर, जो भी है वो इस प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। जैसे ही संविधान लागू हुआ, संविधान के माध्यम से मूल अधिकारों में इंगित किया गया, मूल अधिकारों में जगह दी गई 18 में कि उपाधियों का अंत करो। वैसा इससे क्या होगा, भेदभाव पैदा होगा। तो ये हो गया उपाधियों का अंत, ये हो गया समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 19 से 22। स्वयं से दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 22 से सॉरी 22 तक तो है ही, अनुच्छेद 19 से 22 तक, 18 तक हो गया, 19 से 22 तक। अब 19 है सबसे इंपॉर्टेंट है और इसकी ट्रिक देखने लायक है, निजी है, लांटन लेके घूम लेना, कोई नहीं मिलेगी, फैक्ट है बिल्कुल। अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं थी उस समय। 26 जनवरी 1950 को जो संपत्ति का अधिकार निरस्त किया गया है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 31 में भी था और अनुच्छेद 19 के तहत इसमें भी जोड़ा गया था कड़ी के रूप में। वर्तमान में इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं और मूल अधिकारों की संख्या भी क्या है, 6 ही है। और कौन से अनुच्छेद को किस विद्वान ने, किस राजनीतिक ने क्या कहा है उसके संबंध में भी है कि जैसे भाग 3 को संविधान की आत्मा कहते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 21 को संविधान का मेरुदंड कहा है, 32 को संविधान की आत्मा कहा है और संविधान की प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा, सार, कुंजी, कुंडली आदि कहा जाता है। तो बड़े रहिए लगातार। अनुच्छेद 19 की हिस्ट्री देख लेते हैं अपन डायरेक्ट। सबसे पहले कि बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया, और बस क्या किया, बस व्यापार किया। 6 की 6 सिमट गई इसमें, लोंगोन के ऊपर से छक्का,
बोस संघ आया गया और व्यापार किया, 6 स्वतंत्रताएं हो गई। देखो बोलने की, प्रेस की स्वतंत्रता यहीं पर है, और इसकी अगर 19 से 22 तक अगर ट्रिक देखे ना अपने, तो इसमें इसकी भी ट्रिक देखें 19 से 22 तक, तो प्रेस की स्वतंत्रता 2, प्रेस की स्वतंत्रता 2, प्रेस की स्वतंत्रता 2, और प्राण को बंद कर दो, राम नाम सत्य कर दो, और प्राण को बंद कर दो, प्राण को बंद कर दो, बंद कर दो। इसमें सिमट गई 19 से 22 तक। इसको खोल के बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो आप। बोलने की स्वतंत्रता, एक तो ये होगी बोलने की, एक सम्मेलन बुलाने की, सम्मेलन शादी ब्याह होते हैं विशेष प्रयोजन से, कोई बड़ा सम्मेलन जिसको अपन अनियंत्रित भीड़ कह सकते हैं, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे करना। संगठन, बिल्कुल निश्चित लोग, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन यानी इसके बिल्कुल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता आदि पद, निश्चित पद, निश्चित संगठन बनाने की स्वतंत्रता, युवा संगठन, जो भी है, जो भी XYZ किसी के नाम से अपने युवा शक्ति मोर्चा, जो भी है जिस नाम से अपन संगठन बना सकते हैं, सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता 3 हो गया। बोस से बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता इसी के तहत है, ये 19 हो गया। आया गया, अरे आया गया, देश में किसी भी जगह आने जाने की स्वतंत्रता यानी भ्रमण की स्वतंत्रता। अरे हमारी जेब में गांधी जी होनी चाहिए, हमारे जेब में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होने चाहिए, यानी नोट होने चाहिए, कहीं भी घूम सकते हैं, भले चाहे जैसलमेर जाओ, भले चाहे जम्मू कश्मीर घूमो, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि हमारा मूल अधिकार है, कहीं भी घूम सकते हैं, किराया हम दे रहे हैं। अरे आप हेलीकॉप्टर में घूमो ना, ट्रेन में जाओ, पैदल जाओ, कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोके, मूल अधिकार हमारा, रोकेगा कैसे? 3 हो गए भ्रमण की स्वतंत्रता। उसी के साथ में बस का मतलब बस नहीं है, अरे बसने की स्वतंत्रता है, बसने का मतलब आवास की स्वतंत्रता। यहां भी वही है कि जेब में गांधी जी होना चाहिए, अपन किसी भी जगह जमीन खरीद के वहां पे 10 मंजिला महल बना सकते हैं, कौन रोकेगा? कोई नहीं रोके। पहले इसका अपवाद था जम्मू कश्मीर, लेकिन जैसे 370 हटाया, वहां भी अपने जम्मू कश्मीर में भी अपन जमीन ले सकते हैं, मकान बना सकते हैं, वहां पर जमीन लेके खेती कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो कहते कौन सा हो गया? 5। कौन सा हो गया? 5। और व्यापार की स्वतंत्रता, ये हो गया 6। अरे जो अपना अंतःकरण कह रहा है वो व्यापार कर सकते हैं, भले अपन मिर्ची बेचे, कौन रोक रहा है? अपने भले काजू पिस्ता बेचो, कोई नहीं रोकने वाला। तो ये 6 स्वतंत्रताएं हो गई। बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया, बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया, 6 स्वतंत्रताएं हो गई। कितनी हो गई? 6 स्वतंत्रताएं। तो ये हो गया 19। लेकिन इसी में संपत्ति का अधिकार भी था, साथ थी ये स्वतंत्रताएं, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत वो निरस्त करके 300 क में डाल के वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अब आगे चलते हैं। 20 आर्टिकल 20 19 हो गया। अनुच्छेद 20 ये कहता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये हो गया। देखो 19 हो गया, 20 ये हो गया, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। प्राण और देह ये हो गया 21 यानी जीवन की स्वतंत्रता, और ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये हो गया 22। अनुच्छेद कौन सा होगा? 22। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया और अपराध के समय उस अपराध के लिए जितना दंड निर्धारित था उतना ही दंड दिया जाएगा। पहली बात तो अपन दोष असिद्ध कर सकते हैं कि वैसा हमारा कोई दोष नहीं है, हमने कोई कानूनी या सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, कोई सामाजिक अपराध नहीं किया या फिर कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन जिस समय अपराध किया उस समय जितना दंड उस अपराध के लिए निर्धारित था उतना ही दंड दिया जाएगा। और एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए
एक बारी दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 20 कहता है, अनुच्छेद 21 ये कहता है, अनुच्छेद 21 ये कहता है कि भाई साहब इका मायासु घुमा फिरार रेलवे जो केंद्र लेवल की एग्जाम है ना, घुमा फिरा के इसमें से बहुत पूछता है, बार बार पूछता है कि देखो प्राण की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, है ना, निजता की स्वतंत्रता, निजता की, है ना, प्राण की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, निजता की स्वतंत्रता, निजता की स्वतंत्रता, है ना, स्थायी स्वतंत्रता, इसी को कहता है किसको, इसको। और राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 352 के तहत, यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण करे, किसी की मत है क्या ना। अगर ऐसा हो गया, ऐसा हो जाए, कल्पना करनी है कि 352 लागू हो जाए, अनुच्छेद 352 लागू हो जाए, 356 लागू हो जाए, 360 लागू हो जाए, यानी आपात के काल के समय अनुच्छेद 20 और 21 कभी निरस्त नहीं होते। क्या नहीं होते रहे? कभी निरस्त नहीं होते। मेरे धोले पीले काले लालो, ये कभी निरस्त नहीं होते। दोनों क्या नहीं होते रहे? कभी निरस्त नहीं होते। लेकिन सबसे पहले अगर निरस्त होता है तो अनुच्छेद 19 निरस्त करता है कौन? राष्ट्रपति महोदय। और राष्ट्रपति महोदय 20 और 21 को कभी भी निरस्त नहीं कर सकता, कभी भी छीन नहीं सकता। छीनता है तो कौन सा है? 19, क्योंकि इसमें घूमने फिरने की है। अब गोलियां चल रही हैं, दो देशों में युद्ध हो रहा है मान लीजिए, ऐसी स्थिति में बात है, जायज बात है, कहां घूमो फिरोगे। तो ये सबसे पहले निरस्त होता है, सबसे पहले निरस्त होता है, सबसे पहले निरस्त होता है। और निरस्त करता है कौन? राष्ट्रपति महोदय। और ये कभी निरस्त नहीं होता, अनुच्छेद 20 और 21। अगला है 22 बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्वतंत्रता, बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो कारण पूछ सकता है। कौन क्या पूछ सकता है? कारण, कि भाई साहब मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, पहले तो कारण पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कारण। दूसरा, वकील, गवर्नमेंट वकील उपलब्ध कराएगी उसको। और तीसरा अधिकार है, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्वतंत्रता। पहले तो सबसे पहले कारण पूछ सकता है, फिर वकील, भाई मैंने कोई दोष ही नहीं किया, मैंने मतलब किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, तो गिरफ्तारी के कारण पूछ सकता है। अगर कोई कानून का उल्लंघन हो गया तो वो सरकारी वकील मांग सकता है। उसी के साथ में 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष, न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये हो गया अनुच्छेद 22। अब ये हो गए समस्या शोध करना शिक्षा स्वरूप पर, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता और स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 को संविधान का मेरुदंड कहा किसने? बी.आर. अम्बेडकर ने। अनुच्छेद 21 को संविधान का मेरुदंड किसने कहा? बी.आर. अम्बेडकर ने। उसी के साथ में अनुच्छेद 19 को महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया किसने? वैसा चाचा किसको कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया किसको? 19 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसी के साथ में अनुच्छेद 21 को संविधान की मेरुदंड, यानी कमर, रीढ़ की हड्डी, कमर बताया किसको? अनुच्छेद 21 को। और संविधान की आत्मा बताया किसको? 32 को। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। अगला चलते हैं, अगला हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा, विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी तीसरे नंबर का है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो
तो इसकी ट्रिक आप अगर ऐसे डायरेक्ट, बल्कि डायरेक्ट भी आ जाएगा, बी 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 फॉर ब्लाथ और बी फॉर बाल श्रम, यानी ये हो गया अनुच्छेद 23 और ये हो गया अनुच्छेद 24, 22 तक हो गया, 23 और 24, यानी ब्लाथ श्रम का निषेध, ब्लाथ श्रम का निषेध अनुच्छेद 23, ब्लाथ श्रम का निषेध। अपन जोर जबरदस्ती किसी से कार्य नहीं ले सकते, किसी से काम नहीं ले सकते, यानी दास प्रथा का अंत कर दिया गया है। जैसे ही संविधान लागू हुआ, क्योंकि राजा महाराजाओं के समय दास प्रथा मौजूद थी, तो ब्लाथ श्रम का निषेध किया गया। उसी के साथ में अनुच्छेद 24 को बाल श्रम का निषेध, बाल श्रम का निषेध, यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को अपन भारी कार्य में नहीं लगा सकते। अगर उसके माता पिता भी नहीं लगा सकते, अगर कानून का उल्लंघन किया तो उसके माता पिता को भी जेल हो सकती है, ध्यान रखना है। बाल श्रम का निषेध किया गया है क्योंकि RTE, राइट टू एजुकेशन, सरकार दे रही है, जो मुफ्त शिक्षा दे रही है कक्षा 1 से 8 तक, तो उसका अधिकार है बच्चे का। अगर बच्चे को पैदा किया है तो उसका अधिकार है दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान लेने का उसको क्या है, अधिकार है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रत्वात् पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्म तत्सुखम, विद्या चोरहार्यम नेच राजहार्यम नेच भातृभाज्यम नेच भारकारी, इस प्रकार की विद्या ग्रहण करने का अधिकार किसको है, बालक को है, जिससे अपना विकास कर सके, सर्वांगीण विकास कर सके। तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 ब्लाथ श्रम का निषेध और बाल श्रम का निषेध, ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये ट्रिक्स, अब अगली ट्रिक्स देखते हैं अपन, अनुच्छेद 25 से 28 तक, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 25 से, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अंत ट्रिक, घोड़ा कौन मिला है, दर को मिला है, निजी है, आदि निजी है, आदि ग्रहण की हुई है। अंत में धर्म कर, अंत में धर्म कर, यानी जीवन के अंत में जब इंसान की उम्र मान लीजिए कि वानप्रस्थ की ओर बढ़ रही है ना, यानी ऊपर जाने की, तो इंसान को क्या करना है, धर्म करना है। देखो ये तो हो गया 25, अनुच्छेद 25। अब बताइए कि सिख धर्म के लोग कटार, कृपाण किस अनुच्छेद के तहत ग्रहण करते हैं, अनुच्छेद 25 के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत। ये हो गया 25, जैसे 26, कैसे 27 और वैसे 28। 25 का मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसके विषय में है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण मतलब, इसका मतलब मस्तिष्क की, खोपड़ा की स्वतंत्रता। काय का विषय में भाई साहब, धर्म का विषय में, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है धर्म के विषय में। यानी हम चाहे जो धर्म अपना सकते हैं, उसको मान सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में उसका जन्म हुआ हो, भारतीय नागरिक का। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बहुत से लोग हैं जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, वो अनुच्छेद 25 के तहत ही धर्म परिवर्तन करते हैं। और जो सिख धर्म के लोग हैं वो कटार और तलवार, इसी के तहत, इसी अनुच्छेद के तहत उनको अनुच्छेद 25 के तहत उनको स्वतंत्रता दी गई है। बल्कि ऐसे भीड़ में सिख धर्म के लोगों के अलावा
और कोई कटार और कृपाण यानी तलवार वगैरह, कृपाण वगैरह, कटार, छोटी कटार नहीं रख सकता। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी अपन दिमाग में जो धर्म अच्छा लगे वो धर्म अपन अपना सकते हैं, अनुच्छेद 25 कहता है ना। 26 धर्म, अनुच्छेद 25 यानी धर्म के विषय में प्रबंध, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। कौन सा कहता है? अनुच्छेद 26, यानी अपन जो धर्म चाहे उसका अपन प्रचार प्रसार कर सकते हैं, माइक लगा के अपन गीता जो भी है, बाइबल, बिल्कुल प्रचार कर सकते हैं। किसी भी मंदिर में अपने चाहे 2 करोड़ रुपए, कौन रोक रहा है आपको? 2 करोड़ रुपए। तो धर्म के विषय में प्रबंध, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 27 कैसे? कर देने में छूट, कर देने में छूट, कर देने में छूट मतलब टैक्स देने में छूट। अरे छूट क्यों? सरकार छोड़े के ना छोड़े, लेकिन छोड़े क्या? यहाँ छोड़े कि मान लो कि आप अतरा कमा रहे था जो सरकार ने टैक्स देना पड़ रहा हो, लेकिन अगर अपना धर्म के विषय में पैसा लगा रहे हैं, मान लीजिए कि किसी देवस्थान विभाग के मंदिर में अपन जाके पर्ची कटवा रहे, वैसे भी 1,51,000 रुपये, 1,51,000 रुपये मंदिर में दान कर दिए, तो दान में दिए हुए पैसों पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी कर देने में छूट होगी। क्या होगी ना? कर देने में छूट होगी। अनुच्छेद 27 के तहत, अनुच्छेद 27 के तहत की बात हो रही है, अनुच्छेद 27 के तहत। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि भाई साहब जितने भी गवर्नमेंट विद्यालय हैं, गवर्नमेंट स्कूल यानी राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय, इनमें अपन किसी धर्म विशेष की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। किसी विशेष धर्म की धार्मिक शिक्षा का क्या किया गया है? मेरे धोड़े पीले काले लालो, धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। धार्मिक शिक्षा का निषेध, यानी अपने राजकीय विद्यालय में किसी विशेष धर्म की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। अनुच्छेद 28 कहता है। तो ये हो गया कौन सा? चौथा, 4 नंबर का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 पूरी ट्रिक्स चल रही है, आगे ट्रिक्स देखिए आप। शिक्षा, अनुच्छेद 5वां, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। अब ये किसके हैं? अल्पसंख्यकों के लिए। अनुच्छेद 29 तो ये कहता है, अनुच्छेद 30 ये कहता है, 29 में है भाषा व लिपि किनकी? जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक हैं, यानी बहुसंख्यक तो भारत में हिंदू हैं, हिंदुओं के अलावा जो भी हैं हमारे मुस्लिम भाई हैं, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन, चारवाक, ये अल्पसंख्यक हैं। वो अपने आप में हीन भावना न महसूस करें, वो अपनी भाषा और लिपि को बढ़ाए रख सकते हैं। इनको अधिकार है, किनको? अल्पसंख्यकों को, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे वाणी। महान देश है, बदलती है, भाषाएं बदलती है, अल्पसंख्यकों की अलग भाषा है, वो अपनी भाषा को बनाए रख सकते हैं। जैसे कालबेलिया समाज है, कोई भी समाज हो सकता है, उसकी अलग भाषा और लिखने की अलग लिपि है, तो उसको बनाए रख सकता है, उसका सब अधिकार है, अनुच्छेद 29 के तहत है। अब ये अल्पसंख्यक है ना, ये अल्पसंख्यक क्या खोल सकते हैं? विद्यालय खोल सकते हैं, विद्यालय खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं। क्या खोल सकते हैं? विद्यालय। किसको? अपनी संस्कृति से संबंधित, अपनी भाषा लिपि से संबंधित या अल्पसंख्यक विद्यालय खोल सकते हैं। सरकार इनको अनुदान देगी। क्या देगी रे?
अनुदान देगी यानी प्रोत्साहन देगी अनुच्छेद 30 के तहत, अनुच्छेद 30 के तहत है। तो ये हो गया भाषा लिपि, और ये इन भाषा लिपि से संबंधित अपनी संस्कृति से संबंधित क्या खोल सकते हैं, विद्यालय खोल सकते हैं, सरकार इनको प्रोत्साहन देगी अनुच्छेद 30 के तहत। अब अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, क्या था, संपत्ति का अधिकार था, और इस संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का अधिकार था, और इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद मतलब संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है, और इसको 300 क में डाल के वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार क्या हो गया, राम नाम सत हो गया, निरस्त हो गया, कट गया यहाँ से। और अनुच्छेद 32 देखिए बाप, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 ये कहता है कि संवैधानिक छठा हो गया नहीं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी इसका मतलब यह है संवैधानिक उपचार, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ये नहीं है कि अपन बीमार हो गए और किसी भी हॉस्पिटल में जाके दिखा सकते हैं, उपचार ले सकते हैं, ना 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 ना। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी मूल अधिकार का हनन हो रहा है, ये मूल अधिकार स्वयं की रक्षा स्वयं करते हैं, किसी भी मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो इसके पास में 5 हथियार हैं, ठैं 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 ठैं, 5 हथियार किसके पास में, अनुच्छेद 32 के पास में, और यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, इस प्रकार 5 हथियार हैं। इन 5 हथियारों के माध्यम से ये मूल अधिकार स्वयं की रक्षा स्वयं करते हैं, स्वयं की रक्षा स्वयं करते हैं। इसी को B.R. अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा। अगर किसी अनुच्छेद को आए, नाम लेके आए, साधारण तौर से आए कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा, तो अनुच्छेद 32 अगर आए कि किस भाग को, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो भाग 3, संविधान का मैग्ना कार्टा, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण उपबंध, मूलभूत आधार संविधान का, अनुच्छेद 32। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आए तो सबसे महत्वपूर्ण बताया अनुच्छेद 19 को। तो ये हो गया 32। अब 33 से 35 तक सैन्य अधिकार है, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि अपन 395 अनुच्छेदों का अध्ययन करना है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी प्रकार के वीडियो मिलेंगे, वीडियो देखने को मिलेंगे, सभी के, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, कला हो, संस्कृति हो, सब प्रकार के वीडियो देखने को मिलेंगे। करंट हो, एक पूरी टीम साथ में कार्य करेगी, आधुनिक साधनों के साथ में आपको अध्यापन कराया जाएगा। मेरा वादा आपसे, निश्चित तौर से आपका भला होगा। अनुच्छेद 33 ये कहता है कि अनुच्छेद डायरेक्ट लिख देता हूं, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35, 12 से 35 तक। देखो इसमें तो है सैन्य अधिकार, इसमें है मार्शल लॉ, ये इसमें है संसद कानून, ये 3 सैन्य, मतलब राष्ट्रपति है ना, ये सैन्य अधिकारों को कम कर सकती है अनुच्छेद 33 के तहत। यानी जो सेना के अधिकारी हैं ना, उनके जो दिए गए मतलब सुविधाएं हैं उनको कम कर सकती है, विशेष परिस्थिति मूल अधिकारों के लिए कुछ कम कर सकती है सेना के अधिकारियों को। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 34 से कहते हैं मार्शल लॉ लागू होने पर, अगर मार्शल लॉ लागू होता है और अगर किसी प्रकार की क्षति होती है, आर्थिक क्षति, जो क्षति को, इस क्षति को कौन भरेगी, इस क्षति को सरकार पूरा करेगी। सरकार मतलब इट मींस संसद पूरा करेगी। ये क्या है, अनुच्छेद 35 ऐसी कामना की गई है अनुच्छेद 35 के माध्यम से कि संसद मूल अधिकारों के उन्नयन के लिए क्या बनाए, कानून बनाए, उन्नयन के लिए कानून बनाए। संविधान का मैग्ना कार्टा, तो यह तो हो गया 35। अब
विश्व के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा बहुत देख लेते हैं मूल अधिकारों को कि भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? भाग 3 को, क्योंकि 1215 में ब्रिटेन के राजा ने वहां के नागरिकों के लिए मूल अधिकार दिए थे। अब ऐसे तो भाई बात है, मूल अधिकारों की बात बाल गंगाधर तिलक ने भी की 1927 में। 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में मूल अधिकारों की बात की गई। उसी के साथ में 1928 में जो मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें मूल अधिकारों की बात की गई। तो ये बात है, लंबा चौड़ा क्या है, ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूल अधिकार। इसको ट्रिक के माध्यम से आप देखने की कोशिश करेंगे। बार मेरा वादा है आपको जरूर इस क्लास से आपको अधिगम हुआ होगा। आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा पुनर्बलन बढ़े। जय हिंद, जय जय भारत।